मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय साधारण अपवाद से संबंधित है। साधारण अपवाद को भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 76 से 106 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आज हम साधारण अपवाद पढ़ेंगे। ये एक ऐसा अपवाद होते हैं जिनमें कि अपराध कारित करने के बाद भी अपराधी को पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको बचाव प्राप्त होता है। कुछ आधार उन्होंने दे रखे हैं, किन आधारों पर आपको वो बचाव प्राप्त होगा। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक कर दें। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं साधारण अपवाद की। साधारण अपवाद ऐसे अपवाद होते हैं जिनमें व्यक्ति अपराध करता तो है लेकिन वो अपराध हेतु दोषी नहीं होता है, उसे अपराध का दोषी नहीं माना जाता है। कोई कार्य अपराध तभी होता है जब तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा उसे दंडनीय बनाया गया हो। अब हमको साधारण अपवाद को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपराध किसे कहते हैं। भाई, अपराध क्या होता है कि जो वर्तमान समय में जो विधि प्रचलित है उस विधि के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने से दंड का भागी होना पड़ेगा तो वह अपराध कहलाता है। समय व परिस्थितियों के अनुसार विधि किसी कार्य को दंड से मुक्ति प्रदान कर सकती है। अब जो विधि हमारी है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि विधि जो है पहले दंड का प्रावधान देती है लेकिन वर्तमान में उसका दंड का प्रावधान समाप्त हो गया है, या पहले जिस कार्य को करने की वो अनुमति देती है वर्तमान में वो उस कार्य की करने की अनुमति नहीं दे रही, जैसे कि बाल विवाह। बाल विवाह पुराने समय की, प्राचीन समय की हम बात करें तो वो हमारी परंपरा का एक हिस्सा थी। तो वहाँ पर अगर बाल विवाह होता था तो दंड का भागीदार नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय में अपराध की श्रेणी में बाल विवाह को नहीं रखा गया था। लेकिन वर्तमान समय में समय और परिस्थितियों को देखते हुए बाल विवाह को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। तो अगर अब बाल विवाह किया जाता है, बाल विवाह का कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि विधि ने ऐसे कार्य को दंडनीय बना दिया है। इतना ही नहीं, एक ही प्रकार का कार्य को अगर दो भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो विधि एक को दंडित कर सकती है और दूसरे को मुक्त कर सकती है। तो ये जो कंडीशन बन रही है ये सारी कंडीशन ही अपवाद कहलाती है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य जो दंडनीय है अगर उसको करने के बाद भी वो बच जाता है, दोषी नहीं कहलाता है, तो उसका एक ही रीज़न रहता है कि वो अपवादों के अंतर्गत उसका कार्य आया है। कौन कौन से अपवाद होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि दंड संहिता में कहाँ पर साधारण अपवाद को परिभाषित किया गया है। तो अगर हम दंड संहिता की बात करें तो दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद को परिभाषित किया गया है। अध्याय 4 में साधारण अपवाद शीर्षक दे रखा है। उसके अंतर्गत धारा 76 से लेके धारा 106 तक 31 धाराएं हैं, उनको उसके अंदर समेकित किया गया है। आपराधिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से ये धाराएं महत्वपूर्ण हैं। अगर हम आपराधिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखें तो ये जो धाराएं हैं 76 से 106 तक, ये अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं। क्यों? क्योंकि वह दंड संहिता तथा किसी विशेष या स्थानीय विधि की समस्त धाराओं के अंतर्गत परिभाषित अपराधों का नियंत्रण करती है। देखिए, अब ये धारा जो साधारण अपवाद की जो सेक्शन दे रखे हैं, जो धाराएं दे रखी है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये केवल दंड संहिता के लिए, मतलब भारतीय दंड संहिता के लिए ही केवल ये विशेष नहीं है, बल्कि अगर कोई स्थानीय विधि या कोई विशेष विधि भी प्रचलित है तो उन विधियों के अपराध भी इसी साधारण अपवाद की श्रेणी में आएंगे।
अब हम इसके जो विधि शास्त्रियों ने डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। गौड़ का कथन है कि सभी अपवादों को एक जगह एकत्र किए जाने का कारण ये संहिता अति संक्षिप्त तथा बोधगम्य हो गई है। गौड़ क्या कह रहे हैं कि हमने जो आईपीसी हमारी है उसके अंदर बाकी जितनी भी विधियां हमने लॉ बनाए हैं उन सब लॉ में अगर कोई अपराधी है और उसको बचना है तो वो कुछ अपवादों का सहारा लेगा। तो वो सारे अपवाद हमने कहाँ ले लिए, आईपीसी के अंतर्गत ले लिए हैं। तो सारे अपवाद जो हैं वो एक ही विधि में हो गए, मतलब आईपीसी में हो गए। 76 से लेके 106 तक के ये जो 31 धाराएं दे रखी हैं उसी के अंतर्गत है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो संहिता है वो अति संक्षिप्त हो गई है और बोधगम्य हो गई है, समझने में, पढ़ने में, सब चीज़ों में एक आसानी हो गई है। अगर कोई अपराध कारित करता है और वो अपना बचाव देखता है तो वो आईपीसी के साधारण अपवाद वाले चैप्टर पे आ जाएगा और यहाँ से वो सारे पॉइंट्स में देख लेगा कि वो कहाँ पर अपना बचाव ले सकता है। उसी प्रकार से केनी ने साधारण अपवाद को अनभ्यारोपण की विधियां कहा है। केनी जो हैं वो साधारण अपराध अभ्यारोपण की विधियां कहते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला, साधारण बचाव जो धारा 76 से 95 तक दे रखा है। दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो धारा 96 से 106 तक के अंतर्गत दे रखे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अपवाद साबित करने का भार किसके ऊपर है? तो अपराध साबित करने का भार जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अगर हम देखें धारा 105, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 द्वारा यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि वह साबित करे कि उसका कार्य अपराध नहीं है। तो ये कहाँ पे हमसे कहा जा रहा है? एविडेंस एक्ट की धारा 105 के अंतर्गत जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर अपराध करने का दोष लगा हुआ है, वह ये सिद्ध करेगा कि जो कार्य उसने किया है वो अपराध है या नहीं है। आपराधिक दायित्व से मुक्ति के क्या क्या आधार हैं? तो आपराधिक दायित्व से मुक्ति के अगर हम आधार की बात करें तो दो आधार हैं आपराधिक दायित्व से मुक्ति के। कौन कौन से? पहला है क्षमा यह माफ़ी योग्य कृत्य और दूसरा है न्यायोचित कृत्य। ऐसे कार्य जो क्षमा करने जैसे या माफ़ी के योग्य हों के माफ़ किया जा सकता है, जो छोटे मोटे कार्य हों वो। और न्यायोचित कृत्य मतलब ऐसे कार्य जो आपको लगता था कि वो सही है और इसलिए आपने उसको किया है। वहाँ आपका आशय नहीं था कि आप कोई भी गलत कार्य को कर रहे हो, आपने उसको उचित समझकर, सही समझकर किया था, इसलिए। अब हम अपवादों का वर्गीकरण कर लेते हैं। साधारण अपवाद हैं वो कौन कौन से साधारण अपवाद होते हैं और कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। हमने साधारण अपवादों को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, 76 से लेकर तो 95 तक, जो कि साधारण बचाव था, और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमने किया था धारा 96 से लेकर तो 106 तक। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं तथ्य की भूल। धारा 78 और 79 के अंतर्गत तथ्य की भूल है। तथ्य की भूल दो प्रकार की होती है, विधि की भूल और तथ्य की भूल। तो तथ्य की भूल 76 में और विधि की भूल 79 में। न्यायिक कार्य, कोई न्यायिक कार्य करते हुए मतलब जिसको लग रहा मतलब उसको लग रहा है कि वो सही कार्य कर रहा है, न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, और अगर उस कार्य से वो कोई गलती कर देता है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, आवश्यकता का बचाव, अवयस्कता का बचाव, विकृत चित्ता का बचाव, मतलब अगर कोई पागल व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो अपवाद के अंतर्गत आएगा। मध्यता का बचाव, अगर कोई व्यक्ति है जो शराब के नशे में या ऐसी चीज़ के नशे में जिससे कि वो इस होश हवास में नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, तो ऐसे कार्य साधारण अपवाद में आ जाएंगे। सहमति के बचाव, अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने की सहमति दे रखी है। सद्भावना पूर्वक सूचना, धमकी, तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य, ये जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य जो हैं वो
साधारण बचाव के अंतर्गत आ गए हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, जो कहाँ पे दे रखे हैं, 96 से लेकर तो 106 तक। देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो एक ऐसे अधिकार जो व्यक्ति अपनी संपत्ति या अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उठाता है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो धारा 96 से 99 तक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो साधारण अपवाद में आ जाएगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आ जाएगा और निर्दोष की अपहानि कारित करने तक। तो ये जितने भी दे रखे हैं साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों, आज हमने साधारण अपवाद के बारे में पढ़ा है कि साधारण अपवाद किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कहाँ इनको परिभाषित किया गया है। एक एक साधारण अपवाद को मैं आपको आगे की वीडियो में समझाते जाऊंगी, बताते जाऊंगी। जितने भी मैंने आपको 76 से लेके 106 तक जो साधारण अपवाद बताए हैं, उन सब के बारे में मैं आपको वीडियो बना के इस पर अपलोड करूंगी। और साधारण अपवाद के जो जितने भी टॉपिक हैं उनमें से एक या दो के ऊपर हमेशा LLB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनसे, और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट से करके बताइएगा। मैं फिर से उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।